नमस्ते दोस्तों। इससे पहले कि आज का वीडियो लेक्चर शुरू किया जाए, मैं चाहूँगा कि आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों की शिकायत रहती है कि मैं आपको कम समय देता हूँ। आई होप मैंने इनफ टाइम दिया होगा इस बार आपको। ओके गाइस प्लीज़ इस वीडियो को पेशेंसली सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। इस लेक्चर को मेरे अंदर का टीचर नहीं, डॉक्टर दे रहा है। और ये लेक्चर सुनने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए हमारी क्या क्या डाइटरी हैबिट्स होनी चाहिए या उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हमें करना चाहिए। दोस्तों, कोविड-19 का बहुत चैलेंजिंग पीरियड है। इस पीरियड के अंदर खुद को हेल्दी रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बन चुका है। सच बताऊं, मैंने अपने पड़ोसियों को इतना हेल्थ कॉन्शियस कभी नहीं देखा जितना मैं इस समय पे देख रहा हूँ। ओके, सबको हेल्थ की इंपॉर्टेंस अब रियलाइज हो रही है। अब याद रखिए दोस्तों, हेल्थ इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर आवर सिक्योर्ड एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। जिस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं ना थोड़ा वर्कआउट करते हुए दिख रहा हूँ। वो जो मैं इसमें जो इफेक्ट्स चल रहे हैं नीचे सबटाइटल में, उसको प्लीज़ पढ़िएगा, उसको यूज़ करिएगा अपने लाइफ में। ओके दोस्तों, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2, 5 या 10 नंबर किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकता है। देखिए, मुझे उम्मीद है कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के बारे में जो बेसिक बायोकेमिस्ट्री होगी उसकी नॉलेज आप सबको होगी कि कार्बोहाइड्रेट के क्या टाइप्स होते हैं, उसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ओके, फैट्स के टाइप्स, उनके सोर्सेज क्या है, वही विटामिन का केमिकल नेम क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, डिजीज हो सकती है, ठीक है, किस मिनरल्स की हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में आपको जानकारी होगी। हालांकि इस पार्ट 2 में इनके बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन इस पार्ट 1 में थोड़ा सा मैं आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाला हूँ इसमें। ओके, देखिए, मेंस में इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है अगर 2 नंबर में पूछना होगा तो बेसिक बायोकेमिस्ट्री पे जाएगा, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव मोड में क्वेश्चन पूछेगा, जिसको सब करके आ सकते हो, फुल में तो फुल मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन अगर उसको 5 या 10 नंबर में क्वेश्चन पूछना होगा इस टॉपिक से, तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस डाइट इन आवर लाइफ, ओके, या इन्यूमरेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्बैलेंस्ड डाइट इन आवर लाइफ। ओके, अगर इसको 10 नंबर में क्वेश्चन पूछना होगा तो कैसे पूछेगा, इन्यूमरेट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट एंड डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट इन आवर लाइफ स्टाइल। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हर कोई 10 में से 10 या 5 में से 5 मार्क्स नहीं ला सकता। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपके माइंड में एक जितनी भी नॉलेज है उसका एक अच्छा इंटीग्रेशन होना चाहिए, अच्छा कंपाइलेशन होना चाहिए, और आपको इसको एक इंक्लूसिव फॉर्म में लिखने की आपको हैबिट होनी चाहिए, जिसमें आप बैलेंस डाइट के बारे में भी बता रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स भी बता रहे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंस, उसकी इम्बैलेंस डाइट की वजह से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेज भी आप बता रहे हैं। ठीक है, मैं आपको प्लीज सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को आप पढ़ने के लिए जो इंटरनेट पे आर्टिकल्स हैं इनके ऊपर, उनको पढ़िए। देखिए, आर्टिकल्स जो होते हैं ना, एक निबंधात्मक ऐसे फॉर्म में लिखे हुए होते हैं और बहुत ही इंक्लूसिव नेचर के होते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए इस तरह के आर्टिकल्स आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से नहीं पढ़ रहे तो अखबारों में भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं डाइट के ऊपर, उनकी कटिंग करके रखिए और उनके नोट्स बना के रखिए, बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसमें ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर कंटेंट आपका अच्छा है आंसर के अंदर, तो आपको अच्छे से मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें आप रटा रटा आंसर नहीं ले सकते, आपकी समझ, आपका कंपाइलेशन काफी इसमें अच्छा काम करता है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में आइए इस पहले बात करते हैं कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि एक ऐसी डाइट जिसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब एप्रोप्रिएट अमाउंट में है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अपने डेली फंक्शंस अच्छे से कर पा रही है, उससे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। देखिए, ये एक वेग आंसर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि बैलेंस डाइट का एक फॉर्मूला होता है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें फैट 25% होना चाहिए, प्रोटीन 20% होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट 50% होने चाहिए, फाइबर्स, विटामिन एंड मिनरल्स 5% होना चाहिए। ये बैलेंस डाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आप डेफिनेशन भी नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला आप लिख करके आ रहे हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, फैट 25%, प्रोटीन 20%, कार्बोहाइड्रेट 50%, फाइबर्स, विटामिन एंड मिनरल्स 5%। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ये आपको एनर्जी देते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स आपको एनर्जी देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम फाइबर्स, विटामिन और मिनरल्स की बात करें, ये आपको कोई एनर्जी नहीं देते हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू 0 होती है। लेकिन हमारी बॉडी में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। फाइबर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये पार्ट 2 में बताऊंगा। आप सब जानते हैं फाइबर्स अगर हमारी बॉडी में है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, बहुत से इसके एडवांटेज होते हैं।
वहीं विटामिन और मिनरल्स जो है हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए जो जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर को एंजाइम की तरह काम करते हैं। बेसिकली मेटाबॉलिज्म में सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं ये, और हमारी बॉडी को बहुत ही मामूली अमाउंट में इनकी जरूरत होती है। ओके, सो जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं हमारे, जिसमें कैलोरीफिक वैल्यूज हैं कि वो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर्स, विटामिन और मिनरल्स नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन एंड एनर्जी। हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन और एनर्जी की जरूरत क्यों होती है? इसका सिंपल सा आंसर है टू मेंटेन आवर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी सो दैट एनर्जी डिमांड ऑफ आवर वाइटल ऑर्गन्स कैन बी फुलफिल्ड। देखिए यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है। जब हम वर्ड बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, इसमें दो वर्ड आते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब जिसमें वो केमिकल एक्टिविटीज हमारे शरीर की जिससे हमारे शरीर में भोजन स्टोर होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म वो हमारी बॉडी की केमिकल एक्टिविटीज जिससे वो स्टोर्ड फूड फटता है, टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है, उससे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म में दो कंपोनेंट है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जब तक जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया, उस कार्बोहाइड्रेट जाकर वो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा मेरी बॉडी में, दैट इज एनाबॉलिज्म। लेकिन उस ग्लाइकोजन से टूट के जब ग्लूकोज बनेगा जिससे मुझे एनर्जी मिलेगी, दैट इज कैटाबॉलिज्म। ओके, सो इसलिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन और एनर्जी की जरूरत होती है ताकि हमारी जो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है वो मेंटेन रहे, सस्टेन रहे, और हमारे वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती रहे, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती रहे, हमारे जो कार्डियक सिस्टम है उसको ऑक्सीजन मिलते रहे। तो उससे हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उन्हें अपने फंक्शंस करने के लिए हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी कैटाबॉलिज्म के थ्रू ही तो उनको मिलती है। इसलिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, देखिए अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कंबसन करेंगे तो हमारी बॉडी में जब कंबसन होता है, कंबसन मतलब दहन होना, ठीक है, तो बॉडी में 4 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी रिलीज होती है। और वहीं जब 1 ग्राम प्रोटीन का कंबसन होता है तो बॉडी में 4 कैलोरी ग्राम एनर्जी रिलीज होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओ या 1 ग्राम प्रोटीन खाओ तो दोनों से 4-4 कैलोरी पर ग्राम हमें मिल रही है। तो अगर दोनों से हमें 4-4 कैलोरी पर ग्राम अगर हमें एनर्जी मिल रही है तो फिर क्यों हम इमरजेंसी सिचुएशन में प्रोटीन की बजाय कार्बोहाइड्रेट देते हैं? प्रोटीन भी तो दे सकते हैं ना, इसका आंसर बाद में मिलेगा। देखिए इमरजेंसी सिचुएशन मतलब जब किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, वीकनेस होती है, तो उसको ग्लूकोज की डिप रह जाती है ना, तो ग्लूकोज जब कार्बोहाइड्रेट दो या प्रोटीन दो, दोनों से 4 कैलोरी पर ग्राम रिलीज हो रही है। लेकिन इमरजेंसी में यूज कौन आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज काम आता है, प्रोटीन काम नहीं आता है। इसका आंसर आपको बाद में बताऊंगा क्यों, ठीक है। ओके, 1 ग्राम फैट का जब कंबसन होता है तो 9 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी रिलीज होती है, और जब 1 ग्राम अल्कोहल का कंबसन होता है बॉडी में तो 7 कैलोरी पर ग्राम रिलीज होती है। दोस्तों अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक, हमारे अमाशय में होता है। जो लोग अल्कोहलिक होते हैं ना, उनके स्टमक के अंदर अल्कोहल का कन्वर्जन हो जाता है फैट में। ओके, और अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, जिसकी वजह से लीवर जो है फैटी एसिड होता है, लीवर फैटी हो जाता है, उसमें फैट जमा हो जाता है, और आगे चल के वो लीवर सिरोसिस जैसे रोग हो जाते हैं, बाद में लीवर फेलियर हो जाता है और फिर लीवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए प्लीज अल्कोहल को दूर रखिए। देखिए अगर आप मॉडरेट अमाउंट में, ऑप्टिमम अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं, स्पेशली रेड वाइन अगर आप ले रहे हैं ना, दैट इज गुड फॉर योर हार्ट। ओके, उसमें क्योंकि उससे HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है, लेकिन हम लोग इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए बेटर रहेगा कि इसका ऐसे शौक ना पालें, लेकिन अगर है तो प्लीज बहुत ऑप्टिमम अमाउंट में अगर आप रेड वाइन पीते हैं तो दैट इज गुड फॉर योर हार्ट। ओके, यहाँ पे हम जानते ही हैं कि फाइबर्स, विटामिन और मिनरल्स की कोई कैलोरीफिक वैल्यू हमारे पास नहीं होती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें RDA, रिकमेंडेटरी डाइटरी अलाउंस। मतलब एक एडल्ट व्यक्ति को उसके भोजन के अंदर कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये सब होने चाहिए। अगर हम एक 70 किलोग्राम के एडल्ट मेल की बात करें, पुरुष की बात करें, तो उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट 400 ग्राम, फैट 70 ग्राम, प्रोटीन 56 ग्राम, और वही विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में होते हैं। देखिए विटामिन और मिनरल्स बहुत बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। देखिए एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि वैल्यूज बताओ, ये वैल्यूज मैं आपको सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से एनालिसिस कर सकें। याद रह जाए तो अच्छी बात है, याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आपको एक बस निबंधात्मक तरीके से पता होना चाहिए ताकि एक आर्टिकल लिखते हैं ना अखबार में, वैसे आर्टिकल फॉर्म में आपको याद होना चाहिए बस। ओके, वहीं अगर हम महिला की बात करें, एक एडल्ट वुमेन की बात करें, तो उसी को ये सब पुरुष की तुलना में 20% लेस अमाउंट में चाहिए। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि जो पुरुष होता है उसकी बॉडी में जो लीन
मास होता है, लीन मस्कुलर मास होता है ना, उसकी वजह से पुरुष को ज़्यादा चाहिए होता है। वहीं महिला की बॉडी में लीन मस्कुलर जो मसल्स हैं वो कम होती हैं, जिसकी वजह से उसको 20% लेस उसका आरडीए होता है, रिकमेंडेटरी डाइटरी अलाउंसेस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग आरडीए, रिकमेंडेटरी डाइटरी अलाउंसेस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आरडीए को निश्चित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। पहला फैक्टर होता है इसमें एज। देखिए, अगर कोई इन्फेंट चाइल्ड है या ग्रोइंग चाइल्ड है तो ऑब्वियसली उसके भोजन के अंदर प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। प्रोटीन ज्यादा होगा तभी तो ग्रोथ हार्मोन बनेंगे, ग्रोथ हार्मोन बनेंगे तभी तो उसकी हाइट बढ़ेगी, और प्रोटीन ज्यादा होगा तभी तो उसके मसल्स बिल्डिंग होगी बच्चे की, राइट। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर हम देख चुके हैं कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले उनका जो आरडीए होता है वो 20% लेस होता है। रीजन, जो पुरुष होते हैं उनकी बॉडी में लीन मसल्स एक्टिविटी ज्यादा होती है, महिलाओं में कम होती है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या कोई माँ दूध पिलाती है तो ऑब्वियसली उनके भोजन के अंदर जो ये डाइट बढ़ जाता है, उनको थोड़ी ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फैक्टर होता है ऑक्यूपेशन। बहुत लोगों के ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, दैट मीन्स आप ब्रेन वर्क कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए ज्यादा मात्रा में। अगर आप एक मजदूर हैं तो आप मेहनत करते हैं तो आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए ताकि आपकी मसल्स बिल्डिंग अच्छी रहे, राइट। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत डिपेंड करता है। जो अमीर लोग होते हैं वो जंक फूड्स खाते हैं, हाई कैलोरिक डाइट लेते हैं, फिर ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। और जो गरीब होता है वो जरा बहुत नपा तुला खाना खाता है, तो लेकिन कम खाना खाता है मगर सुखी रहता है जीवन में। तो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत बहुत मैटर करता है। लेकिन हाँ, जिनका अच्छा स्टेटस होता है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, वो प्रोटीन डाइट पे बहुत फोकस करते हैं। गाइस, इस कोविड-19 के पीरियड में आप प्रोटीन डाइट ज्यादा खाइए। प्रोटीन खाएंगे तो बॉडी में एंटीबॉडीज बनेगी। एंटीबॉडीज प्रोटीन के नेचर की होती है, और जितनी अच्छी एंटीबॉडीज बनेगी उतना अच्छा आप इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे। इसलिए प्रोटीनियस डाइट जरूर खाना चाहिए। और प्रोटीनियस डाइट के अंदर दो तरह के होते हैं, एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन, ठीक है। ऑब्वियसली एनिमल प्रोटीन ज्यादा गुणकारी होता है, मगर एक एज के बाद हमेशा वेजिटेबल प्रोटीन ही खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फैक्टर होता है फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप बहुत ही हल्की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो 2200 से 2500 कैलोरीज पर डे आपको चाहिए बस। और अगर आप थोड़ा ज्यादा हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको 3500 से 4000 कैलोरी पर डे आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यानी कि एक दिन में एक ऐसा मनुष्य जो बहुत लाइट वर्क कर रहा है उसको 2200 से 2500 कैलोरीज पर डे, और जो थोड़ा हैवी वर्क कर रहा है उसको 3500 से 4000 कैलोरीज पर डे उसको बॉडी में चाहिए होती है। ओके, अब हम बात करते हैं उन प्रोसेसेस की जिसके लिए बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, दोस्तों पहला होता है इसमें एसडीए। इसका मतलब होता है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि हम इमरजेंसी में कार्बोहाइड्रेट क्यों देते हैं, प्रोटीन क्यों नहीं देते हैं, या फैट क्यों नहीं देते हैं, उसका आंसर अब आपको मिलेगा। एसडीए का मतलब होता है कि हमारी बॉडी खाने को तोड़ने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, उस खाने को तोड़ने के लिए जो एनर्जी पहले बॉडी को देनी पड़ेगी, पहले खुद खर्चा बॉडी को करना पड़ेगा एनर्जी का, उसे कहते हैं एसडीए, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। अब मान लीजिए आपकी बॉडी में प्रोटीन आया, आपकी बॉडी में प्रोटीन आया। अब इस प्रोटीन को तोड़ करके अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड से बाद में आपको एनर्जी मिलेगी। तो इस प्रोटीन को तोड़ने के लिए बॉडी को पहले 30% एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी जो बॉडी में ऑलरेडी है, 30%। ओके, वहीं फैट को तोड़ने के लिए, किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ने के लिए 13% एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और वहीं कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए सिर्फ 5% एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो सोचो, इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत जल्दी से आपको एनर्जी कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको तोड़ने के लिए बॉडी को सिर्फ 5% एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। अगर आप गलती से प्रोटीन दे दोगे इमरजेंसी में तो 30% पहले एनर्जी बॉडी को खर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद वो टूटेगा, ठीक है। तो तब तक तो मरीज मर चुका होगा। इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन में कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ग्लूकोज की ड्रिप चलाई जाती है, प्रोटीन या फैट की नहीं दी जाती है। समझ में आया? दिस इज एसडीए, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। मतलब वो खर्चा जो पहले बॉडी को करना पड़ रहा है खाने को तोड़ने के लिए जिससे कि एनर्जी मिले। और सबसे ज्यादा खर्चा किस पे करना पड़ता है? प्रोटीन पे। और सबसे कम किस पे करना पड़ता है? कार्बोहाइड्रेट पे। अगर आप मिक्स डाइट खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब है तो 10% खर्चा होता है। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। ओके, देखिए, अगर आप बहुत ही मॉडरेट वर्क करते हैं, जैसे कि आप शांत बैठे हैं, आप खड़े हैं, या आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको
30 से 80 कैलोरीज पर आवर आपकी रिक्वायरमेंट होती है, 30 से 80 कैलोरीज पर आवर। वहीं अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत स्लो वॉकिंग कर रहे हैं, तो 130 कैलोरीज पर आवर। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, मॉडरेट साइकिलिंग कर रहे हैं, तो 150 कैलोरीज पर आवर। गाइस, साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो लोग साइकिलिंग करते हैं ना, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स से वो अवॉइड रहता है। कार्डियक हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ओके। और रनिंग इज अ मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट है सेक्स। सेक्स जब करते हैं तो 140 कैलोरीज पर आवर खर्च होती है, ओके। नेक्स्ट है रनिंग। रनिंग करते वक्त 500 कैलोरीज पर आवर खर्च होती है, और स्विमिंग में 600 कैलोरीज पर आवर खर्च होती है। अब ये जो फिजिकल एक्टिविटीज है हमारी बॉडी की, जिनके करने में आपको इतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को, अगर आप ये करते वक्त ये रिक्वायरमेंट बॉडी में फुलफिल नहीं कर रहे हैं ना, तो आप अपनी बॉडी के साथ धोखा कर रहे हैं। आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं, या कोई भी आपको डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी करते वक्त ये ध्यान रखिए कि मुझे इतना कैलोरीज मुझे लेना है, गेन करना है। नेक्स्ट है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है, इसको समझते हैं। इससे क्या होता है, मान लीजिए आपने सुबह 8 बजे लंच ब्रेकफास्ट किया, अच्छा ब्रेकफास्ट किया, और अब आप रात को 8 बजे बाद ही खाना खाओगे। तो इस 12 घंटे के अंतराल में मान लीजिए आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप बहुत शांत बैठे हैं, आप मेंटल पीस में और फिजिकल पीस में बैठे हैं। अब इस 12 घंटे के लिए आपकी बॉडी में जो सिस्टम्स हैं, जैसे कार्डियक सिस्टम, गैस्ट्रिक सिस्टम, रीनल सिस्टम, उनको फंक्शन करना है। अब उनको फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये उनको फंक्शन करने के लिए इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिस फिनोमिना से पूरी होती है, दैट इज बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब कि आपकी फिजिकल और मेंटल रेस्ट के वक्त, आपके लास्ट मील से खाना खाने के 12 घंटे तक आपके जो बॉडी सिस्टम्स है, उनकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही है, दैट इज बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। पुरुषों में ये होती है 1600 कैलोरीज पर डे, वहीं महिलाओं में होती है 1400 कैलोरीज पर डे। पुरुषों में ज्यादा होती है, सिंपल सा रीजन है, लीन मसल मास, जो मैंने पहले यहाँ बताया था, ओके। वहीं महिलाओं में थोड़ा 200 कम होती है, ठीक है। ये रफली आइडिया आपको पता रहना चाहिए, 1600 एंड 1400, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि बीएमआर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। पहला होता है एज, ठीक है। अगर आपकी एज कम है तो आपका बीएमआर ज्यादा होगा। जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट चाइल्ड, ग्रोइंग लोग होते हैं, उनका बीएमआर बहुत ज्यादा होता है, उनके अंदर बॉडी से हीट बहुत प्रोड्यूस होती है। लेकिन जैसे जैसे आप एडल्ट होते चले जाते हो, आपकी लाइफ के आप डिकेड्स में एंटर करते हो। जैसे मान लीजिए अभी आप लाइफ के सेकंड डिकेड में चल रहे हो, तो आप थर्ड डिकेड में आओगे, यानी 21 से 30 साल की एज में आओगे, तो आपका बीएमआर 2% लूज हो जाएगा। जैसे आप फोर्थ डिकेड में आओगे, 2% और लूज हो जाएगा। दैट मीन्स आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका बीएमआर कम होता चला जा रहा है, दैट मीन्स आप सिंपल रेस्ट की स्टेज में भी आपके बॉडी के सिस्टम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ एक्सरसाइज करना या हेल्थी डाइट मेंटेन रखना बहुत बहुत जरूरी होता है, ओके। नेक्स्ट है बॉडी सरफेस एरिया। जो बच्चे होते हैं उनका बॉडी सरफेस एरिया कम होता है, जिसकी थोड़ा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चों का बीएमआर ज्यादा होता है। एडल्ट होने पे बॉडी सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से बीएमआर भी कम होता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलर, तो आपका बीएमआर मेंटेन रहेगा। बीएमआर मेंटेन रहेगा, आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, आपकी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको एनर्जी सप्लाई मिलती रहेगी, आपके फिजिकल और मेंटल रेस्ट के वक्त भी। नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन्स। दोस्तों, थायराइड हार्मोन्स भी बीएमआर को बढ़ाते हैं। देखिए, थायराइड से रिलेटेड दो प्रॉब्लम होती है, एक हाइपरथायराइडिज्म, एक होती है हाइपोथायराइडिज्म। ये बेसिकली महिलाओं की समस्या है। थायराइड पुरुषों में थोड़ी कम पाई जाती है, ठीक है। जिसको हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर थायराइड हार्मोन्स ज्यादा सीक्रेट होते हैं। जब थायराइड हार्मोन्स ज्यादा सीक्रेट होंगे, ऑब्वियसली आपको बीएमआर बढ़ेगा आपका, और ज्यादा बीएमआर बढ़ जाएगा अचानक से, तो आपको बहुत हीट महसूस होगी, वो हीट आपको बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, एक नॉर्मल बीएमआर नॉर्मल बीएमआर में हीट प्रोड्यूस होती है, वो तो आप बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन हद से ज्यादा बीएमआर होगा, हद से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो आपको हीट बर्दाश्त नहीं होगी। दिस इज अ सिम्टम ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। वहीं अगर आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, मतलब आपका बीएमआर लो है, तो आपकी बॉडी कैसी रहेगी, लगभग ठंडी कोल्ड रहेगी। आपकी बॉडी कोल्ड रहने से आपको कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, आपको ठंड बर्दाश्त नहीं होगी, और ठंडी बॉडी रहने से आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको एनर्जी सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एनवायरमेंट। देखिए, जो कोल्ड एनवायरमेंट होता है ना, उसमें हमारा बीएमआर ज्यादा होता है बॉडी का, क्योंकि हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन रखना है। ठीक है, बाहर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, आपका बॉडी का आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन रखने के बीएमआर ज्यादा ही होगा ना, घटेगा तो नहीं। तो बीएमआर कब बढ़ता है, कोल्ड एनवायरमेंट में बढ़ जाता है।
ठीक है। और आप महसूस भी करेंगे जब ठंडा मौसम होता है तो हम बहुत खाना खाते हैं, चिक्की, गजक, रेवड़ी, है ना, खूब खाते हैं ताकि हमें खूब क्या मिले, बॉडी को एनर्जी मिले। ठीक है। नेक्स्ट है हॉट एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली जब एनवायरनमेंट हॉट होता है तो हमारा बीएमआर कम होता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एनवायरनमेंट हॉट है। अगर आपका बीएमआर ज्यादा होगा तो बॉडी के अंदर भी हीट प्रोड्यूस होगी, तो होमोस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा। आपका जो बॉडी का जो होमोस्टेसिस है, वो जो एनवायरनमेंट है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए जो हॉट एनवायरनमेंट के अंदर बीएमआर कम और कोल्ड एनवायरनमेंट में बीएमआर ज्यादा होता है। ओके, अब बात करते हैं कि इम्बैलेंस्ड डाइट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अगर आप इम्बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स किसके कितनी अमाउंट में होनी चाहिए या कितनी अमाउंट में नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपकी बॉडी को ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? पहला हो सकता है माल न्यूट्रिशन। देखिए, माल न्यूट्रिशन का मतलब दो चीजें होती है, ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें हम बात करते हैं ओबेसिटी, है ना। हमारी जो सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, जो पिज्जा बर्गर फैमिलीज की हम बात करते हैं, जो हाई कैलोरिक डाइट्स खाते हैं। नेक्स्ट होता है अंडर न्यूट्रिशन, जो हमारी जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज की बात करते हैं, वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शंस की बात करते हैं, गरीब बच्चों की जो आंगनबाड़ी में पलते हैं वो बच्चे, उनकी बात करते हैं। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन। सो अगर आपकी बॉडी में इम्बैलेंस डाइट आप खा रहे हैं तो आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। आप ओबेसिटी में भी जा सकते हैं और अंडर न्यूट्रिशन जा सकते हैं। गाइस, ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेज। अगर आपको ओबेसिटी है तो डायबिटीज मेलाइटस, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज, हाइपरटेंशन, ये आपको बहुत जल्दी हो सकती हैं। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं, अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है या मिनरल्स की कमी है तो डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है, जिसमें बेरी, रतौंधी, पेलेग्रा, जो विटामिन की कमी के जो डिजीज आप पढ़ते हैं वो सब इसमें आपको हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मालन्यूट्रिशन डिजीज पढ़ते हैं, मेरास्मस एंड क्वाशोअकर, ठीक है, जो छोटे बच्चों में होती है। उस पर ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है माल न्यूट्रिशन पे, वो जाके देख लीजिएगा। सो अगर आपको बताना हो कि इम्बैलेंस डाइट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें आप माल न्यूट्रिशन की बात कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वाशोअकर की बात कर सकते हैं, मेरास्मस की बात कर सकते हैं। आप इसमें ओबेसिटी की बात कर सकते हैं और ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, अदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। इन सब के बारे में आप ले सकते हैं, तो ऐसा आपका आंसर बन सकता है। तो गाइज, थैंक यू सो मच। पार्ट 2 में इंडिविजुअली बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है, फैट की क्या इंपॉर्टेंस है, मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, विटामिन की क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी इंडिविजुअली बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इनकी बेसिक बायोकेमिस्ट्री याद करके रखिए, किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, वो प्री के काम के लिए। मेंस में क्वेश्चन वो जब भी बनाएगा ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा जिसमें आपको आंसर को कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी समझ से आंसर लिखना पड़ेगा। मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़िए, इंटरनेट पे डॉक्टर्स के आर्टिकल्स पढ़िए, बहुत लेमन लैंग्वेज में होते हैं। आई होप मैंने भी आपको आपके समय के साथ जस्टिस किया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, गुड नाइट।